गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 एसएसटी पोल साइंस लेसन 5 पार्ट 2 संस्थाओं का कामकाज। इससे पहले पार्ट 1 में हमने संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया कि संस्थाएं होती क्या हैं और किस तरीके से कानून पास होता है, विधेयक बनता है और कार्य किया जाता है, और कैसे हमारे प्रथम नागरिक कौन है और किस तरीके से सरकार मनोनीत की जाती है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं सरकार, यानी सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं और सरकार किसे कहते हैं। कहने का भाव यह है कि सरकार के प्रमुख व्यक्तिगत अंग कौन से हैं। व्यक्तिगत अंग है विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आज हम इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूंगा कि अपनी नोटबुक और पेन को अपने साथ रखें। जो बातें मैं जिसके बारे में बताऊंगा उसके बारे में आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले है सरकार की प्रमुख शक्तियां, अंग कौन कौन से हैं। सरकार किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के द्वारा मनोनीत की जाती है, चुनी जाती है, उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के अपने कार्य अलग अलग होते हैं। सबसे पहले विधानपालिका देश के लिए कानून बनाती है। जो विधानपालिका होती है वो देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने तथा प्रशासन का संचालन करने में सहायता करती है, यानी जो भी कानून बनता है विधानपालिका के द्वारा उसे लागू करती है और प्रशासन का संचालन करती है, यानी ये कार्य कानून के तहत है या नहीं, ये डिसाइड करना कार्यपालिका का कार्य होता है। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्याय प्रदान करती है तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है, यानी जो हमारी न्यायपालिका होती है वो यह डिसाइड करती है कि जिसने कानून का पालन नहीं किया उसको हमें क्या दंड देना है, ये निर्धारित करना न्यायपालिका का कार्य होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि विधानपालिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है उस कानून को लागू करना तथा प्रशासन का संचालन करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना तथा जो कानून का पालन नहीं करता उसे दंडित करना। इसके बाद आती है संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, यानी संसद जो होता है उसकी सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। संसद की सर्वोच्चता से हमारा अभिप्राय यह है कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए इनके द्वारा बनाए गए कानून वास्तव में जनता स्वयं बनाती है। संसद द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकारी आय व्यय पर भी इसी का नियंत्रण रहता है। अतः स्पष्ट है कि संसद ही वास्तव में देश की सर्वोच्च संस्था है, यानी लोगों के द्वारा सरकार तो बना दी जाती है, संस्था चुन ली जाती है। अब वो संस्था कार्य सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इसका देखरेख संसद करती है। तो संसद हमारी देश की सर्वोच्च संस्था होती है। कहने का भाव आपको क्लियर हो गया होगा कि संसद ही हमारे पूरे क्षेत्र को एकजुट बनाए रखती है, और जहां पर भी कानून की व्यवस्था भंग होती है वहां पर संसद कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करती है। इसके बाद आता है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए तथा उनका कार्यकाल लिखें। भारतीय संसद के 2 सदन इस प्रकार हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा।
लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का साधारण कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। कहने का भाव यह है कि अगर मंत्री परिषद ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति लोकसभा के चुनाव दोबारा से करवा सकता है। इसके बाद है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि केवल उसी क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं जिस क्षेत्र में लोगों के द्वारा राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि वो कार्य क्षेत्र में निपुण नहीं हो पाते और अपने कार्यकाल से रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। जो भी विधायक के इलेक्शन होते हैं उनमें विधायक चुन लिया जाता है और वो विधायक राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी जिसकी सरकार प्रचलन में है, यानी लोगों ने जिसको ज्यादा बहुमत दिए हैं या मंत्री परिषद ने जिसको ज्यादा बहुमत दी है, जिसके मंत्री अधिक हैं लोकसभा के अंदर, उसको ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसके बाद है भारत सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है, किंतु राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। जब तक संसद में प्रधानमंत्री को बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है उसे कोई भी पद से नहीं हटा सकता। इसलिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण होती है। कहने का भाव यह है कि प्रधानमंत्री को जो भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति तथा अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों की सलाह से करता है। अगर वह उनकी सलाह नहीं मानेगा तो उसको मंत्री परिषद की सलाह के बगैर वो कोई कार्य नहीं करता और उसे कोई भी हटा नहीं सकता। धन संबंधी विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। साधारण विधेयक और धन संबंधी विधेयक के बारे में जानने से पहले विधेयक क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। विधेयक होता है कि कोई भी नए विचार को कानून में प्रस्तुति देना विधेयक कहलाता है। यानी अगर आप कोई भी एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो संविधान में नया हो और उसे बनाने के लिए पहले आप लोकसभा में उसका चुनाव करेंगे, फिर राज्यसभा में करेंगे, और अगर दोनों जगह वो मान्य हो जाता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा उसे कानून में डाल दिया जाता है और वो एक कानून बन जाता है। उसे हम विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक धन से संबंधित होता है। इसके विपरीत जो विधेयक धन से संबंधित नहीं होता उसे साधारण विधेयक कहते हैं। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि धन विधेयक किसे कहते हैं या साधारण विधेयक से आप क्या समझते हैं। इन दोनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। धन संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि साधारण विधेयक दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके बाद मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से बड़ी होती है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री।
जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होता है। इन मंत्रियों को अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त होता है। यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को अन्य मंत्रियों से अधिक महत्ता दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपना भारत सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट कीजिए। कहां पर? भारत सरकार में। भारतवर्ष का सारा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, परंतु वह नाम मात्र का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही प्रयोग करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में प्रधान या राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। यानी जो भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की सलाह से ही किए जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री को उनकी सलाह सही लगती है तो ही वो हमारे समाज में पारित की जा सकती है, इससे पहले नहीं। राष्ट्रपति की कोई 3 विधायी शक्तियां बताइए। उसकी विधायी शक्तियां निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। वह राज्यसभा में अधिक से अधिक 12 तथा लोकसभा में अधिक से अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। संसद के अवकाश काल में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब संसद का कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो भी वो अध्यादेश पारित कर सकता है कि जो हमारा देश है उसमें कानून व्यवस्था में अगर कोई कमी आ रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यानी हर जगह शांति स्थापित करने में राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की कोई 3 कार्यकारी शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वह भारतीय सेना के 3 अंगों का मुख्य सेनापति होता है। वह युद्ध अथवा संधि की घोषणा करता है। कहने का भाव यह है कि जो हमारे स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना होती है उनका मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है। उसके द्वारा ही युद्ध को रोका जा सकता है और शांति बनाई जा सकती है। राष्ट्रपति की कोई 3 न्यायिक शक्तियां बताइए। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी तथ्य के मामले में परामर्श ले सकता है। वह किसी भी अपराधी की सजा कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति की कोई 3 वित्तीय शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति की निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति बजट तैयार करवाता है तथा इसे संसद के सम्मुख पेश करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त का मतलब हो गया कि जो भी धन से संबंधित परामर्श दिए जाते हैं तो वो पहले लोकसभा में पारित करने का कार्य राष्ट्रपति का ही होता है। राज्यसभा की रचना या का वर्णन करें। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। हर 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि लिखी। देश का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। देश के प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु अवश्य होनी चाहिए। लोकसभा निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इसमें से 530 प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। 20 प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेशों की जनता निर्वाचित करती है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद आता है राज्य की विधान परिषद की रचना का वर्णन करें। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद आता है केंद्रीय सरकार की बनावट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है, परंतु वह नाम मात्र का मुखिया है। उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार होने के नाते प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद देश के लिए कानून बनाती है। केंद्रीय न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। भारत में संसद और मंत्रिमंडल के मध्य क्या संबंध है? भारत में संसद और मंत्रिमंडल में बहुत गहरा संबंध है जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। मंत्रिमंडल संसद के किसी भी सदन में से लिए जा सकते हैं। यदि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। मंत्री संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मत केवल उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वह स्वयं ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है तथा उसके कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभी मंत्रियों की प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि कोई मंत्री ऐसा नहीं करता तो प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और उससे त्यागपत्र ले सकता है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति को लोकसभा के चुनावों में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना पड़ता है। संविधान में राष्ट्रपति को दी गई सभी शक्तियों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक शासक प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य है। यह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसले से अवगत कराता है। राज्यसभा के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन करें।
राज्यसभा के कार्य या शक्तियां निम्नलिखित हैं। वैधानिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका का नियंत्रण, संवैधानिक शक्तियां, अन्य विधि कार्य अथवा शक्तियां। यानी जो राज्यसभा के कार्य होते हैं यानी उनकी शक्तियां होती हैं वो ये हैं, जिनमें से वैधानिक शक्ति साधारण विधेयक अथवा विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा कानून बनता है। वैधानिक शक्तियों में जो विधेयक होता है यानी जो कानून बनता है वो कानून दोनों सदनों में पारित करना पड़ता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून पारित होता है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियां। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, परंतु उसे निरस्त या उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर उन पर अथवा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संवैधानिक शक्तियां। राज्यसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। सदन का अर्थ हो गया लोकसभा और राज्यसभा। अन्य विधि कार्य अथवा शक्तियां। राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार रखती है। राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से मंत्रिमंडल, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, संसद और सरकार ये हमारे देश में विकास के कार्य करती है और किस तरीके से संस्थाओं का कामकाज कार्यरत रहता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही।